हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं सुषमा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हंटर समिति यानी हंटर कमेटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक हम कैसे स्टार्ट किया, हंटर कमेटी पढ़ेंगे, खिलाफत आंदोलन आज के टॉपिक में कवर करेंगे। असहयोग आंदोलन के जो होने के असहयोग आंदोलन को लीड किया गया, उसके पीछे का जो मेन रीज़न रहा था, ये समितियाँ रही थी। जैसे रॉलेट एक्ट को हमने एक टॉपिक में पढ़ा था, कैसे रॉलेट एक्ट असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करने के लिए प्रेरित किया गया, और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उससे हमें प्रेरणा मिली कि हमें असहयोग आंदोलन स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद हंटर समिति रही और खिलाफत आंदोलन, ये सब जो मेन रीज़न रहे थे, इससे असहयोग आंदोलन स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी था। ब्रिटिश शासन ने पंजाब राज्य की घटना से उत्पन्न जनता के क्रोध को शांत करने के लिए एवं गांधी जी द्वारा दोषी अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को देखते हुए हंटर समिति नियुक्त की गई। यानी कि जो ब्रिटिश शासन था, यानी जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने पंजाब राज्य में जो गोली चलाने का आदेश दिया माइकल ओडायर ने, तो इतने सारे लोगों की जान गई। तो ये जो घटना हुई थी, घटना से उत्पन्न जनता के क्रोध को शांत करने के लिए, घटना हुई तो लोगों के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, इसको शांत करने के लिए और गांधी जी द्वारा जो दोषी अंग्रेज थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग को देखते हुए हंटर समिति इन्होंने नियुक्त किया। इस समिति में लॉर्ड हंटर अध्यक्ष तथा कुछ अन्य सदस्य नियुक्त किए गए। यानी उसके अध्यक्ष कौन रहे थे? लॉर्ड हंटर उसके अध्यक्ष रहे थे। जो समिति गठित की गई थी, हंटर समिति क्यों गठित की गई थी? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसकी रिपोर्ट तैयार करना, उसकी जांच करने के लिए, कितने लोगों की जान गई है, जांच करने के लिए ये समिति बनाई जा रही थी। इस समिति का उद्देश्य जलियांवाला बाग घटना से संबंधित है, संबंधित आरोपित आपत्तियों की जांच करना था। इसके बाद देखते हैं, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता ने गठित 5 सदस्यीय समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में दोषी अधिकारियों के कुकृत्यों को न्यायोचित ठहराया गया। यानी जो लॉर्ड हंटर था, जिससे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, उसने क्या किया? जो 5 अध्यक्षता ने गठित 5 सदस्यीय समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में, उसने रिपोर्ट में क्या किया? जो दोषी अधिकारियों के जो कुकृत्य थे उनको न्यायोचित ठहराया गया। जनरल डायर को दंड देने के स्थान पर उसके काले कारनामों को सही ठहराया गया। जो ये समिति बनी, उसका अध्यक्ष रहा लॉर्ड हंटर, तो उसने जो जांच पड़ताल की, उसमें उन्होंने क्या बताया कि सही किया गया, और जो माइकल ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था उसको सही बताया गया। यही नहीं, ब्रिटिश लॉर्ड सभा ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का ढेर कहा। इसका मतलब यह सब भारत के घावों पर नमक छिड़कने के समान था। यानी इतने लोगों की, इतने मासूम लोगों की जान गई, और जो जांच की गई, समिति बनाई गई, उसने क्या बताया कि अंग्रेजों ने सही किया। यानी जो माइकल ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दिया, उसने सही किया, उसके लिए उसे बहुत सारे उपहार दिए गए। तो ये सब जो बातें रही थी, वो इंडियंस के लिए क्या थी? जैसे घाव पर नमक छिड़कना, इसके समान थी। वास्तव में जलियांवाला बाग का नरसंहार और हंटर समिति के प्रतिवेदन ने भारतीय जनता के हृदय ने एक ऐसी ज्वालामुखी को जन्म दिया जो आगे चलकर असहयोग आंदोलन के रूप में फूट पड़ा। यानी जो ये सारे कांड रहे, जलियांवाला बाग हत्याकांड रहा, ये ऐसा उभर कर सामने आया। उसके बाद जो जांच पड़ताल हुई, उसमें भी ऐसा बताया गया। तो उसके विरोध में जो था, जनता का हृदय एकदम गुस्से से सब भरे हुए थे। देखिए यहाँ पर भारतीय जनता के हृदय ने एक ऐसी ज्वालामुखी को जन्म दिया जो आगे चलकर असहयोग आंदोलन के रूप में फूट पड़ा। देखिए, खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। कैसे खिलाफत आंदोलन ने अपना योगदान दिया असहयोग आंदोलन को मूव करने के लिए। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थे, वो कई कारणों की वजह से आगे बढ़ा। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन भी इसमें से एक मेन कारण रहा है, उसके बारे में भी समझ लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में टर्की मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जर्मनी के साथ लड़ रहा था। यानी जो टर्की मित्र थे, वो राष्ट्रों के विरुद्ध जर्मनी के साथ लड़ रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से लेकर 1918 तक। चूँकि भारतीय मुसलमान टर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे, यानी जो इंडियंस के मुस्लिम लोग थे, वो जो टर्की के सुल्तान थे, उनको अपना खलीफा घोषित किए थे। खलीफा यानी एक तरीके से धर्मगुरु मानते थे। अतः ब्रिटेन द्वारा टर्की के विरोध में
युद्ध किया जाना उनकी दृष्टि में उनके का विरोध किया जाना था, यानी कि वो उनको अपना धर्म गुरु मानते थे, अपना गुरु मानते थे। तो जो ब्रिटेन उनके खिलाफ युद्ध कर रहा था, तो वो समझ रहे थे कि उनका मानना था कि हमारे गुरु के खिलाफ युद्ध हो रहा है। इसीलिए इस युद्ध में भारतीय मुसलमान ब्रिटेन को किसी भी प्रकार का कोई सहयोग देना नहीं चाहते थे। टाइपिंग बहुत मिस्टेक हो चुकी है, तो हम बता देते हैं। यहाँ पर लिखा है इस युद्ध में भारतीय मुसलमान रहेगा। यहाँ पर भारतीय मुसलमान ब्रिटेन को किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं देना चाहते थे, यानी जो मुस्लिम लोग थे वो ब्रिटेन को अपना सहयोग नहीं देना चाहते थे। जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि इंडियंस ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। देखिए कैसे मुस्लिम भी अपना साथ देते हैं ब्रिटेन का। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्हें आश्वासन दिया कि युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटेन टर्की के प्रति बदले की भावना से व्यवहार नहीं करेगा। देखिए इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार ने जो थी वो मुसलमानों को ये आश्वासन यानी ये विश्वास दिलाती है कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा और न ही वह उसे विभाजित करेगा। वो ऐसा उन्हें विश्वास दिलाता है मुसलमानों को। इस आश्वासन के फलस्वरूप उन्होंने सरकार की भरपूर सहायता की, लेकिन युद्ध समाप्ति के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने पराजित टर्की को सेवर संधि के अंतर्गत छिन्न भिन्न कर दिया। यानी उसने ये वादा किया था कि यह आश्वासन दिया था कि तुम्हें विभाजित नहीं किया जाएगा, आपको विभाजित नहीं करेंगे और आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। उसके बाद भी जब युद्ध समाप्त होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होता है, तो उसने क्या किया था कि पराजित टर्की को सेवर संधि के अंतर्गत छिन्न भिन्न कर दिया और सुल्तान यानी अर्थात खलीफा को बंदी बना लिया। उनके जो धर्म गुरु थे उनको बंदी भी बना लिया गया। उसके बाद देखिए इस घटना से भारतीय मुसलमान ब्रिटिश शासन के बहुत अधिक विरुद्ध हो गए। यानी अंग्रेजों ने ऐसा ही किया, इंडियंस को भरोसा दिलाया, उसके बाद उनके साथ अलग अलग एक्ट पास किए। देखिए जैसे मुस्लिम लोगों को भरोसा दिलाया लेकिन उन्हें विभाजित कर दिया और जो उनके धर्म गुरु थे खलीफा को अरेस्ट भी कर लिया। तो इस घटना ने भारतीय मुसलमान ब्रिटिश शासन के बहुत विरुद्ध हो गए, यानी जो मुस्लिम लोग थे वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो जाते हैं। उन्होंने सरकार के विरुद्ध खलीफा की सत्ता पुनः स्थापित करने के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू किया। उसने क्या किया, लोग नाराज होकर सरकार के विरुद्ध क्या किया, खिलाफत आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने इसमें अंग्रेजों उनका मुस्लिम लोगों का साथ दिया था। देखिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, यानी गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और जो मुस्लिम इंडियंस थे उनका साथ भी दिया। इस प्रकार से खिलाफत आंदोलन मूव करता है और ये असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। देखिए कैसे अंग्रेज हमें एक तरीके से कहे तो हमें फुसलाते इंडियंस को और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अब लोगों का साथ लेते हैं। उसके बाद जब उनकी बारी आती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होता है, तो वो भारतीयों के लिए क्या करते हैं, जो अपना वादा किए होते हैं, जो आश्वासन दिलाए होते हैं इंडियंस को, उसको भी पूरा नहीं करते बल्कि उसके खिलाफ में अलग अलग कार्रवाई करते हैं जिससे भारतीय नाराज हों। कभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसा युद्ध हुआ तो भारतीय क्या अंग्रेजों का साथ देंगे? जब तुमने हमें आश्वासन दिलाया उसके बाद भी हमारे लिए रॉलेट एक्ट पास किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड इतनी बड़ी घटना कराई, उसके बाद खिलाफत आंदोलन देख लीजिए, हंटर समिति देख लीजिए, कैसे कोई कहे कि अंग्रेजों का साथ देना सही था। इसका मतलब इंडियंस ने गलती की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ देकर। चलिए अच्छे से समझते हैं, हम सारे टॉपिक को समझ रहे हैं। इस प्रकार से असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मूव करता है। असहयोग आंदोलन इस प्रकार से स्टार्ट किया गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि असहयोग आंदोलन को समाप्त क्यों किया गया, उससे वापस क्यों लिया गया। तो चौरी चौरा घटना पढ़ेंगे, उसमें हम समझेंगे कि असहयोग आंदोलन को उसके बाद वापस ले लिया गया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।